कल का कल देखते हैं। आ, हाँ, अभी हम अपना टाइम से पहले हैं। अभी टाइम 10 तक था, पर हम मान के चल रहे हैं कि अगर कल खत्म हो जाता है जैसा सोच के रखे हैं, तो फिर आप मान के चले कि आपका 8 तक ये सिलेबस हम लोग खत्म कर लेंगे। हाँ, तो 8 तक खत्म कर लेंगे, मतलब अपना टाइम पे रह जाएंगे 8 तक। अच्छा ठीक है, 8 तक है ना भाई। हाँ, आप कह दीजिए आजे तक था। 8 तक। ना ना, जो बातचीत वाला रिकॉर्ड नहीं ना रहता है, पर खाली हम लोग डिस्कशन वाला रिकॉर्ड रखते हैं। चलिए ठीक है। 7 8, 7 8 देख लेंगे, पर उसमें ये भी टर्म था कि माइक्रो हम सी एंड सी प्लस प्लस नहीं लेके चल रहे थे। सी एंड सी प्लस प्लस ले करके हम 10 तक का बात कर रहे थे। मतलब हम इसको लेके चल रहे हैं 10 8 8 तक। 8 तक में बोल रहे हैं सी प्लस लेके खत्म। टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ना, ये हम लोग का लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट के टॉपिक पे पढ़ना है, ऑप एम्प के बारे में। हालांकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक तरह का एम्पलीफायर भी होता है, लेकिन इसको हम लोग आईसी के फॉर्म में, आईसी वाला टॉपिक में इसलिए दिया है पढ़ने के लिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हमारे पास क्या आने लगता है, आईसी आने लगता है। अगर आईसी 741 की बात करें, तो आईसी 741 जो है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही, आप समझिए कि इक्विवेलेंट सर्किट प्रोवाइड करता है। आईसी 4741, आईसी 741 जो है ना, ये इसका यही होता है। देखिए, ये आप कह लीजिए, ये है एक तरीके से एज अ आईसी 741 का काम करेगा। ठीक है, इसमें पिन वगैरह है, तो पिन का हम लोग जिक्र करेंगे। पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस बला का नाम है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कहता है कि जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि बीजेटी यूज कर रहे थे या एफईटी यूज कर रहे थे, अलग अलग तरीके का हम लोग एम्पलीफायर यूज कर रहे थे। तो वहां पे कुछ तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जा रहा था इनपुट आउटपुट लेने के टर्म में। मतलब वोल्टेज गेन की अगर खास करके बात करें, तो वहां पे बहुत सारा हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे कि गेट को इंसुलेट कर दो तो करंट नहीं फ्लो होगा, और इस तरीके का चीज कर रहे थे। लेकिन जब गेट को इंसुलेट कर रहे थे, तो उसमें अलग तरीके का कुछ प्रॉब्लम आने लग रहा था, जैसे हम मॉसफेट में बात किए थे थोड़ा सा। तो उसी उन्हीं सब चीजों के लिए, मतलब एक उस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बात करते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका इनपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज, इसको मिला करके एक बनाता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसी पूरे सर्किट को आप लोग एक अगर ब्लॉक डायग्राम से शो करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का खासियत क्या होता है ना, कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दो एंड होता है इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। और जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा, दोनों इनपुट को ले करके इसके डिफरेंस के बराबर आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करेगा। अगर हम इनपुट स्टेज को लगा ले और इंटरमीडिएट स्टेज को लगा ले, तो इन दोनों को हम बोल रहे हैं क्या, मिला करके डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है कि दो इनपुट यहाँ पे हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे प्रोवाइड करेंगे, और ये दोनों इनपुट का जो डिफरेंस होगा ना, दोनों इनपुट का जो अंतर होगा, उसको एम्पलीफाई करके ये आउटपुट सर्किट पे प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 सर्किट बनता है, आप कह लीजिए कि ये, हालांकि हम 2 ब्लॉक डायग्राम शो कर दिए हैं, पर बहुत सारे बुक्स वगैरह में ना क्या करता है कि इन दोनों के जगह पे सिर्फ एक ब्लॉक लिख देता है, और लिख देता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। उसमें इनपुट स्टेज और आपका इंटरमीडिएट स्टेज दोनों आ जाता है। और यही वाला जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, यही हमारा वोल्टेज गेन स्टेज है। यहीं पे हमारा वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है, एज एम्पलीफायर करता है काम। इसके बाद क्या करते हैं कि इसका जो आउटपुट आता है, इसको हम एक लेवल शिफ्टर में प्रोवाइड कर देते हैं। लेवल शिफ्टर क्या होता है, वो लेवल को शिफ्ट करने का काम करता है। लेवल को चाहे तो ऊपर बढ़ाएगा या फिर नीचे लेके जाएगा। और वहां से के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका आउटपुट स्टेज पे एक पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि क्लास बी का पुश पुल अरेंजमेंट होता है। क्लास बी में हम लोग देखे थे कि क्लास बी का जो आपका एफिशिएंसी था,
वो बहुत अच्छा हो रहा था, लगभग 70-78% के अप्रॉक्स हम लोग देखे थे कि इसका एफिशिएंसी आ रहा था कुछ, है ना। तो लेकिन क्लास बी का क्या था कि डिमेरिट ये था कि ये हाफ साइकिल के लिए ही आपका क्या कर रहा था, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा था। तो इसका फुल साइकिल के लिए आउटपुट के लेने के लिए क्लास बी को ही हम लोग पुश पुल अरेंजमेंट में क्या करते हैं, बैक टू बैक कनेक्ट कर देते हैं। मतलब पैरेलली आप कह लीजिए, एक एक ऊपर में एम्पलीफायर रहता है, एक नीचे में रहता है। इसी को पुश पुल अरेंजमेंट कहते हैं। तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे एंटी पैरेलल में इसको करके इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, तो यही हमारा पूरा साइकिल आउटपुट के तौर पे प्रोवाइड कर देता है। ये क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का खासियत होता है। तो इस तरीके से हमारा एक जो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क करता है। कि इसमें पूछेगा कि कितना स्टेज होता है, तो 3 स्टेज होता है। एक होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का स्टेज, एक होता है लेवल शिफ्टर, और एक होता है आउटपुट स्टेज। पूछेगा आउटपुट स्टेज पे क्या होता है। आउटपुट स्टेज जो होता है वो एक पावर एम्पलीफायर होता है। ऐसे भी हम लोग पढ़े थे कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑडियो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे थे, कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी पे जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तो जब एम्पलीफायर का कैस्केडिंग करते थे, बहुत सारा एम्पलीफायर लगाते थे, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा ना गड़बड़ हो, उसके लिए क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे आरसी फेज शिफ्ट, सॉरी, यहाँ पे हम लोग जो ये क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर यूज कर रहे थे, वो रजिस्टर कैपेसिटर एम्पलीफायर का अरेंजमेंट हम लोग यूज कर रहे थे कैस्केडिंग के लिए। आरसी कपलिंग जिसको हम लोग बोल रहे थे, आरसी कपलिंग कर रहे थे। और लास्ट स्टेज पे क्या करते थे कि पावर एम्पलीफायर लगा लेते थे। तो यहाँ पे भी ये क्या है, आउटपुट स्टेज है, लास्ट स्टेज पे हमेशा क्या रहता है, पावर एम्पलीफायर रहता है। क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है कि हम एक पावर एम्पलीफायर को जनरली पूछेगा कि जनरली हम लोग एक पावर एम्पलीफायर को सर्किट के किस स्टेज में लगाते हैं, तो हमेशा हम लोग उसको कहाँ लगाएंगे, आउटपुट स्टेज में लगाएंगे। आउटपुट लेने से जस्ट पहले हम लोग पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी ट्रांसफार्मर कपलिंग वाला, ट्रांसफार्मर कपलिंग का। चलिए, अगर हम लोग इस पे इसका कुछ खासियत देखें कि एक एक जो है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके कुछ गुण क्या हैं, कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये कैसे और सब चीजों से और सब एम्पलीफायर से कैसे ये अलग है। इसमें इनपुट क्या होता है, डुअल इनपुट होता है ना। इसमें भी अगर इनपुट स्टेज की बात करें तो इसमें डुअल इनपुट होगा। इंटरमीडिएट स्टेट में भी क्या होगा, डुअल इनपुट होगा। ये जो होता है लेवल शिफ्टर, ये एक यूनिटी गेन एम्पलीफायर की तरह काम करता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो काम है, किसी तरह का गेन प्रोवाइड नहीं करना, ये सिर्फ लेवल को क्या करना, अप डाउन करना, शिफ्ट करना। यहाँ पे इनपुट स्टेज पे इसका बैलेंस्ड आउटपुट मिलता है हमको। यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा होगा ये बैलेंस फॉर्म में मिल रहा होगा। इंटरमीडिएट स्टेट से क्या होगा, यहाँ से अनबैलेंस्ड आउटपुट मिल रहा होगा आपको। और यही अनबैलेंस आउटपुट को है, ये क्या करता है, ये चेंज करता है अनबैलेंस्ड डीसी को इनटू बैलेंस डीसी में। यही है लेवल शिफ्टर का काम। पूछ देगा कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में लेवल शिफ्टर का काम क्या है, तो अनबैलेंस्ड डीसी को बैलेंस्ड डीसी और जीरो के फॉर्म में क्या कर देना, इसको चेंज कर देना। और क्या लिखा है, जीरो, और जीरो के फॉर्म में इसको चेंज कर देना। इसका तो मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इसका पावर एम्पलीफायर का क्या काम होता है। तो बस पावर को एम्पलीफाई कर देना काम होता है। इसमें इसका सिंबल की अगर हम लोग बात करें, तो सिंबल इसका सिंपल होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, इससे 2 इनपुट दे रहे हैं और एक आउटपुट ले रहे हैं। तो अगर टर्मिनल की बात करेगा तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी प्रोवाइड कर दिए हैं। ये इसका क्या है, कनेक्शन है। तो इसको हम टर्मिनल पे नहीं जोड़ते हैं, इसको हम लोग टर्मिनल में नहीं जोड़ते हैं। टर्मिनल पूछेगा कितना होता है, तो 3 ही होता है। एक होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो कि इनपुट के लिए, इनपुट देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, जिसको भी हम लोग इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो दे रहे हैं वो कैसा दे रहा है, डबल इनपुट दे रहा है। और एक जो होता है वो सिंपल हम लोग आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी टोटल 3 टर्मिनल होगा इसमें। एक नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब जो पॉजिटिव साइड वाला टर्मिनल शो करता हुआ रहेगा। जब भी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखेंगे तो एक टर्मिनल पे पॉजिटिव लिखा हुआ रहेगा, एक पे नेगेटिव लिखा हुआ रहेगा। तो जो नेगेटिव है मतलब कि वो इन्वर्टिंग है। यानी कि यहाँ पे अगर हम कोई सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो जो आउटपुट है वो उसका 180 डिग्री फेज शिफ्टेड फॉर्म में मिलेगा, इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगा। अगर नॉन इन्वर्टिंग पे हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट जो है हमारा सेम फेज में मिलेगा। ये भी क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि हम लोग जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि एक इन्वर्टिंग एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमको जो आउटपुट है वो कैसा मिलता है। तो ऑप्शन रहेगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे, 90 डिग्री फेज शिफ्ट पे, या फिर विदाउट एनी फेज शिफ्ट मिलता है, या कुछ और करके ऑप्शन बना सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नॉन इन्वर्टिंग के लिए फंसा क्या सकता है, नॉन इन्वर्टिंग के लिए फंसा सकता है कि ऑप्शन में देगा 90 डिग्री फेज शिफ्ट, एगो में दे देगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट, और बात कर रहा है किसका, नॉन इन्वर्टिंग का, और एगो लिख देगा 360 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक है, एगो लिख देगा 360 डिग्री, 90 डिग्री, एगो 180 डिग्री, और एगो मान के लिख दिया कि 270 डिग्री। तो इसमें से अगर हम इनपुट नॉन इन्वर्टिंग पे डालेंगे तो हमारा फेज शिफ्ट कितने का होगा, ए बी सी डी, बताइए कौन सा होगा। सिंपल है, 360। क्योंकि अगर आपके पास कोई एक सिग्नल है तो इसको आप 360 डिग्री अगर घुमा देते हैं तो 360 में ये सिग्नल वापस से यही आ जाता है ना। यानी कि आप एक सर्कल की बात करें तो सर्कल में अगर आप 360 पे आ जा रहे हैं यानी कहीं ना कहीं आप जीरो पे आ जा रहे हैं। जीरो से स्टार्ट करके जब आप 360 पे पहुंचिएगा तो 360 पे मतलब कि आप कहाँ आ गए, जीरो पे ही आ गए। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन अगर फंसाने का कोशिश करेगा तो हम लोग को फंसना नहीं है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, इतना बोलेंगे लेकिन लास्ट में जाके जलवा में फंस ही जाइएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ से क्या होता है ना कि इसका कुछ स्पेशल, इसको ये देखिए, ये क्या है ना कि ये एक अच्छा वो वाला जो फेज शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या बोले ना अभी कि अगर बोलेगा कि नॉन इन्वर्टिंग पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और एक बार होगा कि इन्वर्टिंग पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं। तो अगर नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट देंगे तो कहाँ पे जा रहा है, ये पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। तो जब पॉजिटिव साइड पे इनपुट जा रहा है, पॉजिटिव साइड को बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, है ना। तो जब पॉजिटिव साइड पे इनपुट जा रहा है यानी कि इनपुट अगर हमारे पास फिक्स है, इनपुट हमारे पास अगर ऐसा है, और अगर हम नॉन इन्वर्टिंग पे डाल रहे हैं तो आउटपुट पे हमको बिल्कुल इसी तरीके का फिगर्स देखने के लिए मिलेगा, जैसा ये है वैसा ही। अगर इसी इनपुट को इन्वर्टिंग पे ना डाल के, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग पे ना डाल के इन्वर्टिंग पे डाल देते, मतलब माइनस वाले पे डाल देते, तो माइनस कहने का मतलब है कि ये वाला जो सिग्नल है ना ये आपको उल्टा मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर सकता है कि 0 डिग्री का फेज शिफ्ट, याद रखिएगा हमेशा, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट या फिर 360 डिग्री का फेज शिफ्ट, दोनों जो कंडीशन है दोनों सेम कंडीशन है। आप बोल लीजिए कि सिग्नल 0 डिग्री में फेज शिफ्ट किया है, मतलब किसी तरह का कोई फेज शिफ्ट नहीं हुआ है, या फिर आप कह लीजिए कि सिग्नल जो है पूरा 360 घूम गया है। तो अगर सिग्नल पूरा 360 घूम जाएगा तो वापस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो ये 0 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको ऐसे समझिए आप, अगर नहीं समझ पाए तो इसको ऐसे समझ लीजिए। ये सिग्नल जो है ये यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये सिग्नल ऐसे करके कहाँ जाएगा, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री, फिर से यहाँ तक अगला 360 डिग्री। अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें, यहाँ पे 360 लिख दें, तो यहाँ पे हमको 720 लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि सिग्नल हम इनपुट ऐसे दिए, ये इनपुट दिए, और हमको यहाँ से आउटपुट मिल गया, यहाँ के बाद वाला चीज जो है हमको आउटपुट में मिल गया। तो क्या ये वाला सिग्नल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ से अगर हम सिग्नल को ले रहे हैं, ये जो सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है, क्या ये दोनों सिग्नल में, ये वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल या ये वाला सिग्नल, ये तीनों सिग्नल में किसी में आपको फेज शिफ्ट दिख रहा है? तीनों तो वहीं 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन परंतु अगर हम बात करें इसी पे, किस पे,
इन्वर्टिंग इनपुट पे। तो इन्वर्टिंग इनपुट पे जो हमारा सिग्नल होगा वो क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव से शुरू किए हैं सिग्नल इनपुट में, तो वो सिग्नल आउटपुट में हमको कहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, निगेटिव से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम इनपुट इसको इस तरीके का दे रहे हैं तो इन्वर्टिंग पे इनपुट हमको नीचे से इसे करके मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जीरो पे क्या है, यहाँ पे जीरो पे सिग्नल जीरो है, ठीक है, जीरो पे तो जीरो है, लेकिन जीरो के बाद ये सिग्नल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जीरो के बाद सिग्नल क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, इन्वर्टिंग इनपुट हो गया, सॉरी इन्वर्टिंग आउटपुट हो गया। और ये कब मिलेगा, जब हम लोग निगेटिव वाले पे सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, है ना। अब देखिए इस ये जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर का कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होता है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक बोले तो, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक बोले तो कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि हाइपोथेटिकल है, जिसको कि हम एज्यूम करते हैं कि इस तरीके का एम्पलीफायर अगर होगा हमारे पास तो बहुत बेस्ट होगा। और उस तरीके का एम्पलीफायर बनाने का ही कोशिश हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें हम लोग 100% सफल नहीं हो पाते हैं, पर फिर भी अगर बात किया जाए तो इसकी अगर खास करके बात किया जाए एक एम्पलीफायर की, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो ये आपको 100 के में वैल्यू को क्या करता है, एम्पलीफाई करके देता है ना। मतलब कितना 100,000 गुना, या फिर आप कह सकते हैं 10,000 गुना, 10K से 100 के ऐसे करके वो सिग्नल को क्या करके देता है, आपको एम्पलीफाई करके देता है। मतलब इसका एम्पलीफिकेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। एम्पलीफिकेशन बहुत ज्यादा हाई अगर प्रैक्टिकल में हो रहा है तो आइडियल केस में तो हम लेके चलेंगे क्या, आइडियल केस में लेकर चलेंगे कि भाई तुम हमको क्या दे दो, इनफाइनाइट इनपुट दे दो। और इनफाइनाइट इनपुट का केस कब आएगा, इनफाइनाइट इनपुट का केस दो तरीके से आ सकता है। देखिए इसको आप बस सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स से अगर हम बात करें कि हमको इनफाइनाइट गेन चाहिए, तो हम बोलेंगे कि गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन का फॉर्मूला होता है वी आउटपुट, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, सिंपल, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। तो गेन को इनफाइनाइट हमको करना है तो यहाँ पे दो केस आ सकता है। एक तो कि हम आउटपुट वोल्टेज को क्या कर दें, इनफाइनाइट कर दें। अगर हम जो आउटपुट पे वोल्टेज हमको मिल रहा है वो वोल्टेज हमारा क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो हमारा गेन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, कुछ भी इनपुट देंगे तो, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर हम इसकी बात कर रहे थे वी आउटपुट को इनफाइनाइट कर लें, तो ये तो भाई मतलब सपने में भी सही नहीं हो सकता है कि आप आउटपुट वोल्टेज को इनफाइनाइट ले लीजिए। आप आउटपुट इनफाइनाइट वोल्टेज ले लीजिए तो आप इसे चलाइएगा क्या, आप अगर आउटपुट पे इनफाइनाइट वोल्टेज ले लिए, ठीक है, तो आप इसे चलाइएगा क्या, कुछ नहीं चला पाइएगा आप, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकली हमारे लिए ही पॉसिबल नहीं, हमारे लिए ये वाहियात चीज हो गया। लेकिन दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये बड़ा काम का ऑप्शन है कि अगर हम इनपुट को क्या कर दें, जीरो कर दें, अगर हम वी इनपुट को ही क्या कर दें, जीरो कर दें। मतलब कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इनपुट पे सिग्नल जीरो जा रहा है और आउटपुट हमको कुछ भी मिल रहा है, आउटपुट हमको कुछ भी मिल रहा है। तो कुछ भी को जीरो से अगर भाग देंगे तो कुछ भी को जीरो से भाग देने पे आपको वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं, ये चीज हम कर सकते हैं, हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर आइडियली में ये चीज हमारे लिए सुटेबल समझ में आ रहा है। कैसे कि अगर हम मान के चलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो गो इनपुट देंगे, एक इन्वर्टिंग पे इनपुट देंगे, एक नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट देंगे। हम इन्वर्टिंग पे कुछ इनपुट दिए यहाँ पे और नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट दिए कुछ यहाँ पे, और ये क्या करेगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर दोनों के डिफरेंस को क्या करेगा, इनपुट समझेगा और उसको एम्पलीफाई करके देगा, ठीक है। तो अगर उसको एम्पलीफाई करके ये दे रहा है और इस दोनों का डिफरेंस हम क्या कर ले, जीरो कर ले, तो जो भी आउटपुट दे देगा हमको, जो भी आउटपुट दे देगा, अगर एक ही आउटपुट दे दिया तो इसका गेन क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आइडियल केस में तो ये जीरो इनपुट आप दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जीरो नहीं दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में क्या दे सकते हैं, प्रैक्टिकल में हम इसको जितना कम से कम इनपुट देंगे, हम इसको क्या करेंगे, बहुत कम इनपुट देंगे, और बहुत कम इनपुट भी देंगे
उसके लिए भी जो ये आउटपुट देगा वो इनफाइनाइट तो अब नहीं होगा, लेकिन वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप सिंपल मैथमेटिक्स से समझ सकते हैं, इसमें आपको सर्किट को समझने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस आप सिर्फ ये याद रखिए कि इनपुट स्टेज पे जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो इनपुट क्या करता है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर लेता है। यहाँ पे जो इनपुट दे रहे होंगे वो, और यहाँ पे जो इनपुट दे रहे होंगे, दोनों को घटा देगा और घटा के एज ए इनपुट समझेगा और उसको क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, यानी यहीं से आपके पास आया एओएल का कंडीशन। एओएल क्या हुआ, ओपन लूप गेन। ओपन लूप और क्लोज लूप तो अब कोई ऐसा बात रहा नहीं होगा जो कि बोल रहे हैं और दिमाग में ऊपर से जा रहा है कि ओपन लूप और क्लोज लूप क्या है। क्लोज लूप कब बोलेंगे, जब इसी के आउटपुट को किसी एक इनपुट पे प्रोवाइड कर दे रहा है, तो वही क्लोज लूप हो गया। अगर इनपुट पे प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सिग्नल जा करके जुड़ जा रहा है इसमें इनपुट में, यही पॉजिटिव फीडबैक हो गया। और यही वाला सिग्नल यहाँ पे जाके घट जा रहा है तो नेगेटिव फीडबैक हो गया। इस पे तो हम लोग चर्चा किए हैं, 2 घंटा की चर्चा किए हैं। चलिए अभी फिर आगे आते हैं, यानी कि ओपन लूप गेन क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इनपुट होगा। यानी कि अगर यहाँ पे V1 आप दे रहे हैं, यहाँ पे V2 आप दे रहे हैं, तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, इसका इनपुट हो जाएगा। तो कहता है कि ओपन लूप वोल्टेज गेन यूजुअली क्या होगा, लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज होगा। क्या होगा, लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज होगा, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, ओपन लूप गेन की बात कर रहे हैं, ओपन लूप गेन की। अगर आइडियली बोलेगा, आइडियली बोलेगा तो आइडियली क्या हो गया, आइडियली ये इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए यहीं पे इसका वैल्यू जब हम बोले कि 100 ऑफ के में आता है, 100 ऑफ के में आता है, तो इतना सारा जीरो हमको ना लगाना पड़े, इसलिए हम लोग इसका गेन जो है ना, इसका हम लोग गेन जो है वो डेसिबल में भी निकाल लेते हैं। तो डेसिबल में गेन अगर हमको निकालना है, तो आवाज नहीं आ रहा क्या आप लोग को, हाँ है, ओके है। हाँ बताइए ना, बताइए। ठीक है वो तो, और ऑफसेट, ऑफसेट 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 वही वाला चीज है जो अभी बता रहे हैं, आउटपुट इनपुट दोनों का ये वाला चीज, दोनों इन्वर्टिंग का ये जो आपको अभी वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है जिसे वो देखिए, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक अलग कैटेगरी हो गया जिसमें वो वर्क कर रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं कि उसका ऑल ओवर वर्किंग का, कि अगर ये जो चीज बनाया गया है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इससे नहीं आएगा कि ये क्या है और कैसे इंटीग्रेटर की तरह काम कर रहा है कैसे। क्वेश्चन ये जो चीज हम बता रहे हैं ना, इसी में से कोई एक लाइन लिखेगा और उस लाइन लिख करके आपको फंसाएगा, है ना। हम जब बात कर रहे हैं कि ये V1 माइनस V2 होता है, इसका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का डिफरेंस होता है जो कि एज ए इनपुट जाता है, तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि एक एक जो आपके पास क्या बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उस पे इनपुट आप कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसा इनपुट आप उस पे देते हैं। 4 ऑप्शन देगा और 4 गो में तीन तीन गो दे देगा सेम ऑप्शन, बोलेगा डिफरेंशियल इनपुट देते हैं, इनपुट इज प्रोवाइडेड इन फॉर्म सच दैट V1 वोल्टेज इज सब्सट्रैक्टेड विद V2, ऐसे करके कुछ दूसरा दे देगा, तीसरा कोई और इसी में से एक लाइन निकाल देगा और दे देगा। आपको तो लगेगा कि भाई इनपुट तो हम एक ही तरीके से दे सकते हैं, लेकिन जो तीनों चीज बोल रहा होगा वो तीनों सेम बोल रहा होगा। या फिर जैसे एक ऑप्शन दे देगा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वाला, जैसे 3 ऑप्शन देगा, 3 गो में एगो सही करेगा और 2 गो दे देगा जिसमें एगो सबसे पहला जो रहेगा वर्चुअल ग्राउंड वाला रहेगा। तो वर्चुअल ग्राउंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक कंडीशन है
जिसमें हम एक को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, दूसरे पे इनपुट देते हैं, लेकिन बाकी प्रिंस क्या चीज। अच्छा, वर्चुअल वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है। थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वही कहता है कि दोनों का जो ये जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है, यही चीज है ना। हेलो। हेलो। नहीं नहीं, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ठीक, कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए, तो सिंपल यही है कि इसका आउटपुट आउटपुट ओपन लूप गेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहीं से क्या है क्वेश्चन क्या आ सक यहीं से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक गेन आपको आउटपुट और इनपुट का रेशियो दे देगा, आपको बोलेगा कि इसका गेन डेसिबल में बताइए। तो आउटपुट और इनपुट का रेशियो दे दे या आउटपुट और इनपुट दे दे, इसको हम लोग 20 लॉग बेस 10 के फॉर्मूले पे रखेंगे और यहाँ से गेन इन डेसिबल हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको गेन की बात करेगा तो वोल्टेज गेन या करंट गेन की बात करेगा तो फॉर्मूला आपका यही लगेगा, 20 लॉग बेस 10 वी आउट अपॉन वी इन, है ना। अगर पावर गेन की बात कर देगा तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है थोड़ा सा, उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे 10 लॉग हो जाता है, 20 लॉग के जगह पे 10 लॉग हो जाता है और बेस 10 रहता है पावर गेन की अगर बात करता है तो, है ना। अगर वोल्टेज गेन या करंट गेन की बात करेगा तो क्या चीज डीबी में पावर मतलब। अच्छा, मतलब दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन दे दिया डेसिबल में। तो हाँ, तो वही चीज है, एंटी लॉक करेंगे तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, है ना। हेलो। नहीं नहीं, वो चीज हम नहीं लिखे हैं, दोनों पावर को ऐड करने का वो हम, अरे वो तो फिर मैथमेटिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसमें आप नहीं फंसिएगा, बस ये चीज याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। देखिए, बाकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वही चीज जो संजय जी बता रहे हैं कि इसका आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक ऑफसेट, अगर ऑफसेट की बात करेगा और आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करेगा तो ये हमेशा आइडियल केस में क्या होगा, जीरो होगा। बाकी जितना चीज का बात करेगा, ओपन लूप वोल्टेज गेन की बात करेगा, इनपुट रेजिस्टेंस बोलेगा, बैंडविड्थ बोलेगा, CMRR रेशियो बोलेगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है ये, ठीक है, स्लीव रेट की बात करेगा, बाकी सारा का सारा चीज है इसका, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सिर्फ दो चीज पे ध्यान रखना है कि आउटपुट रेजिस्टेंस और ऑफसेट, ये दोनों जो चीज है, ये दोनों चीज आपका जीरो रहेगा। और इसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बाकी जिस चीज का भी वैल्यू पूछता है कि आइडियली क्या होगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी चीज को आप प्रैक्टिकली भी बता सकते हैं कि जो चीज आइडियली इनफाइनाइट है वो प्रैक्टिकली वेरी हाई होगा। एक आइडियल एम्पलीफायर की बात करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो इसका इनपुट इम्पीडेंस जो होगा आपस में ओपन सर्किट होगा, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा इसका, वो आपस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड होगा। मतलब जेड आउट का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा और जेड इन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। वर्चुअल ग्राउंड में वही कॉन्सेप्ट होता है कि वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दे रहे हैं, तो इसका जो भी डिफरेंस होगा, इसके वजह से करंट जो जा रहा होगा, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो जा रहा होगा। आप इनपुट से किसी तरह का करंट इसमें पास नहीं हो रहा होगा और आउटपुट में आपको वैल्यू मिल रहा होगा। इसी चीज को हम शुरू में बताने का कोशिश किए थे यहाँ पे कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं, लेकिन आपको आउटपुट कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। आउटपुट डजंट डिपेंड ऑन लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे आउटपुट जो है, जब यहाँ से कोई सर्किट से आ ही नहीं रहा है करंट, तो ये जो लोड है आपका, ये लोड पे आपका किसी तरह से ये जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है,
ये किसी तरीके से आप पे लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कितना भी हैवी लोड लगा लीजिए, कितना भी छोटा लोड लगा लीजिए, आपका वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो होगा वो क्या रहेगा, वही रहेगा जो एक एम्पलीफायर का आपका डेडिकेटेड है, गिवन है ना। स्लीव रेट क्या होता है, ये सब चीज तो इतना नहीं जाएगा। स्लीव रेट का बस आप देख लीजिए कि अगर वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको अगर मैक्सिमम हम लोग देखते हैं, ठीक है। एसीएल का जब बात करेगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्लोज लूप गेन की बात कर रहा है। चलिए, ये स्लीव रेट का हम ये कर दिए थे क्लासिफिकेशन, सॉरी मतलब इसका डेरिवेशन करके देखे थे। स्लीव रेट जो होता है वो शुड बी लेस देन और इक्वल टू, पता नहीं क्या लिख दिए, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, एक और कॉन्सेप्ट इसमें है, गेन, नहीं नहीं, कुछ ऐसा चीज इसका हम खाली डेरिवेशन कर दिए कि स्लीव रेट जो हम लोग ये इनफाइनाइट ले रहे थे ना, कि स्लीव रेट इनफाइनाइट कैसे होता है, तो इसी का हम डेरिवेशन कर दिए हैं कि इसको हम लोग इस तरीके से, यहाँ जब मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम पे कॉस ओमेगा नॉट का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा वी एम ए सी एल इंटू ओमेगा नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये जब कॉस ओमेगा नॉट का वैल्यू अगर मैक्सिमम लेंगे तो कॉस ओमेगा नॉट का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो है इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोज लूप ओपन लूप का कंडीशन पे काम करता है। चलिए, यहाँ पे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का। इसका अगर गेन की बात करें और बैंडविड्थ की बात करें, तो गेन और बैंडविड्थ जो होता है ना, इसका प्रोडक्ट हमेशा इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमारे लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि अंडर द गिवन एम्पलीफायर, इन विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन जहां भी देखने के लिए मिलेगा आपको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम याद आना चाहिए। यहाँ पे गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सीएमआरआर क्या होता है, इसको डिफाइन किए हैं क्योंकि इसका डेफिनेशन पूछ देता है कई बार। तो ये, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन इनपुट। अगर दो कॉमन इनपुट आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करने का जो एबिलिटी होता है, उसी को हम लोग कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का अगर फॉर्मूला आप देखना चाहें तो डिफरेंशियल मोड गेन, डिफरेंशियल मोड का जो गेन होगा और जो कॉमन मोड का गेन होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इसी को हम लोग CMRR बोलते हैं, है ना। कॉमन मोड गेन मतलब जो आपका नॉर्मल, आपका जो गेन प्रोवाइड हो रहा है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के द्वारा, उसका वैल्यू, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर के द्वारा जो आपका प्रोवाइड हो रहा है उसका वैल्यू, दोनों का रेशियो निकालिएगा तो हमेशा क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए, मतलब आइडियली और प्रैक्टिकली वेरी हाई आना चाहिए। बस इस चीज को रट लीजिए, या फिर जैसे भी समझ लीजिए कि CMRR का डेफिनेशन क्या होता है। तो एबिलिटी है कॉमन, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन इनपुट। कॉमन इनपुट को रिजेक्ट करने का एबिलिटी ही क्या कहलाता है, CMRR कहलाता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर बात करेंगे तो ऐसा सर्किट आपको जहां पे दिखेगा, आपको बस आंसर करके आगे निकलना है। अगर ओपन लूप गेन की बात करें तो ओपन लूप गेन यहाँ पे वेरी हाई होगा, आइडियली इनफाइनाइट होगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाइएगा फ्रीक्वेंसी में, ये वैल्यू क्या होते जाएगा, आपका घटते जाएगा। एक टाइम आएगा 3 dB फ्रीक्वेंसी पे, 3 dB फ्रीक्वेंसी वही वैल्यू है जहाँ पे गेन का जो वैल्यू है वो 50% पावर पे अपना आ जाता है। इससे नीचे आइएगा तो 50% से कम होगा, तो हम लोग मैक्सिमम ऑपरेट कर सकते हैं इसी फ्रीक्वेंसी लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो FOL है, ओपन लूप है, ओपन लूप ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है, यानी मैक्सिमम हम इस फ्रीक्वेंसी पे इस पे काम कर सकते हैं। और यही, इसी का अगर मान के चलिए आप कहीं पे भी आप निकालिए बैंडविड्थ को और गेन को, यहाँ से ये वाला वैल्यू जो है आपको गेन प्रोवाइड कर रहा है, इधर से आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहा है, अगर इसको आप जीरो फ्रीक्वेंसी मानिए तो आपका जहां पे भी निकालिएगा ये जो गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है
वो हमेशा आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो डिफरेंशियल वोल्टेज इस पे क्या होता है, V1 माइनस V2, और आउटपुट जो होता है ओपन लूप गेन इनटू डिफरेंशियल क्या, इनपुट, जो होगा वही आपका क्या होगा, V0 होगा। अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज हो रहा है विथ निगेटिव फीडबैक, the differential voltage is small and operational amplifier works as in linear region। यहीं से दो कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे कि आप सिलेबस में भी देखिएगा तो लीनियर आईसी दिया हुआ है, और लीनियर आईसी में आगे अगर टॉपिक में जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है लीनियर कैरेक्टरिस्टिक या फिर लीनियर प्रॉपर्टी और नॉन लीनियर प्रॉपर्टी। तो लीनियर प्रॉपर्टी कब होगा, नॉन लीनियर प्रॉपर्टी कब होगा, उस तरीके का बात किया गया है। तो यही चीज है कि जब निगेटिव फीडबैक की तरह काम करेगा डिफरेंशियल वोल्टेज, तो डिफरेंशियल वोल्टेज क्या होगा, स्मॉल होगा, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो वर्क करेगा लीनियर रीजन में वर्क करेगा। तो अगर इसका हम लोग इस तरीके से आउटपुट करेक्टरिस्टिक की बात करें, तो इसका मैक्सिमम वी सैचुरेशन होगा आउटपुट, मिनिमम माइनस वी सैचुरेशन होगा, और इसका ये वाला जो रीजन होगा, इस पर्टिकुलर रीजन में जब ये काम कर रहा होगा, तो यही इस आप कह लीजिए कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इस रेंज में आपका लीनियर रीजन में वर्क कर रहा होगा। इसके आगे आइए, आगे जाते हैं, या फिर अगर इसके पीछे आते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों क्या शो करेगा, नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को शो करेगा। और ये जो है आइडियल केस में है, इसी का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा कर्वेचर के फॉर्म में ऐसे बढ़ जाता है, और ऐसे कर्व हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिकल केस की बात कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए लीनियर नॉन लीनियर में देख लीजिए थोड़ा सा क्या है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ना, वो दोनों तरीके से काम कर सकता है, नॉन लीनियर सर्किट की तरह भी और लीनियर सर्किट की तरह भी। जब ये लीनियर सर्किट की तरह काम कर रहा होगा तो ये एम्पलीफायर सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा, वोल्टेज फॉलोवर की तरह बिहेव कर रहा होगा, इंटीग्रेटर की तरह बिहेव कर रहा होगा, या डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव कर रहा होगा। अगर नॉन लीनियर सर्किट की बात करें, नॉन लीनियर प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये किसी वेव फॉर्म को जनरेट करने का काम कर रहा होगा, स्मिथ ट्रिगर का काम कर रहा होगा, जो कि ऐसे हमारे सिलेबस में नहीं है। वेव फॉर्म जनरेटर थोड़ा सा पढ़ना है, देख लेंगे इसको। फेज पीएलएल का बात कर रहा होगा, फेज लॉक्ड लूप। एक्चुअल में वेव जनरेटर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है फेज लॉक्ड लूप के टर्म में। इसी को एज इट इज सिलेबस में उठा करके दे दिया है कि इसको आप पढ़िए, इसको बताइए कि क्या है। या फिर आपके लिए नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपैरेटर की तरह बिहेव कर रहा होगा। स्विच ऑन कर देते हैं चार्जर का। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस पे हम लोग बात करते हैं। हालांकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता है कि इन सब चीजों से क्वेश्चन आ सकता है, पर थोड़ा सा देख लीजिए इसका, बस सर्किट याद रखिए कि सर्किट क्या होगा और इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। अगर एप्लीकेशन की बात करें हम लोग, तो एप्लीकेशन ओपन लूप की अगर बात कर रहे हैं, ओपन लूप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपैरेटर की तरह बिहेव करेगा। देखिए, और अगर क्लोज लूप की बात करें, तो क्लोज लूप में वही दो तरीके में बढ़ जाएगा। एक, अगर आप निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं तब, और एक जब पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं तब। तो यही जब आप पॉजिटिव फीडबैक जब प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो यहीं पे ये जो है ना, ये नॉन लिनियर प्रॉपर्टी अपना शो करने लगेगा। जैसे कि जो अभी यहाँ पे हम देखें कि नॉन लिनियर कब काम करेगा, तो अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड कर देते हैं, तो एक स्मिथ ट्रिगर की तरह काम करेगा या फिर वेवफॉर्म जनरेटर की तरह काम करेगा। अगर आप निगेटिव फीडबैक देते हैं, तो यहाँ से आप इसको एज ए मैथमेटिकल टूल की तरह हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसका डेरावेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए हम इसका डेराइव करके नहीं देखे दिखाए हैं, और उतना है भी नहीं जरूरी। बस हमको याद रखना है कि जैसे अगर निगेटिव फीडबैक की तरह काम करेगा, और ये पहला सर्किट है, पहले सर्किट में क्या हो रहा है कि यहाँ से हम लोग इसका इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाले को नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। इस पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। इस पे क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं।
और क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग एक क्या कर रहे हैं, निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। निगेटिव फीडबैक कहने का मतलब क्या है कि निगेटिव फीडबैक जब भी दिया जाएगा तो निगेटिव वाले टर्मिनल पे दिया जाएगा। निगेटिव फीडबैक जब भी दे रहे हैं तो कहाँ देंगे, निगेटिव वाले टर्मिनल पे देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक का जो भी सर्किट बनेगा, वहां पे जो आप फीडबैक दीजिएगा वो आप पॉजिटिव वाले पे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव फीडबैक जब इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या काम कर रहा है, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा होगा। और ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो वैल्यू होगा इसके आउटपुट का, उसका वैल्यू बस सिंपल आप याद रखिएगा। अगर नॉन इन्वर्टिंग का बात करेगा तो इस आर एफ और इस आर इन का डिवीजन कीजिए, रेशियो निकालिए। आर एफ और आर इन का रेशियो निकालिए, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा आपका नॉन इन्वर्टिंग का, मतलब जब पॉजिटिव टर्मिनल पे ये इनपुट दे रहे होंगे तब इसका एम्पलीफायर का मतलब जो इसका आउटपुट का वैल्यू है, सॉरी गेन का जो वैल्यू है वो 1 प्लस आर एफ बटा आर इन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, गेन का। अगर यहीं से अगर आप आउटपुट निकालना चाहते हैं तो सिंपल वी आउटपुट बटा वी इनपुट क्या होता है, गेन होता है। तो गेन आपको पता चल गया, तो आउटपुट निकालना है तो इनपुट को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, गेन निकल जाएगा। क्वेश्चन इससे हमको नहीं लगता है न्यूमेरिकल पूछेगा, पर आपसे ये पूछ सकता है, ये सब रजिस्टर का प्रॉपर्टी पूछ सकता है, मतलब रजिस्टर के बारे में पूछ सकता है कि कहाँ पे कौन सा रजिस्टर लग रहा है। या फिर जैसे कैपेसिटर की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे कैपेसिटर आपका ये टर्मिनल के इसके पैरेलल में लगता है और कहाँ पे इसका सीरीज में लगता है कैपेसिटर, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ही नॉन इन्वर्टिंग की अगर बात करें, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है कि यहाँ पे जो इनपुट दिया जाएगा वो कहाँ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं, और चूंकि ये निगेटिव फीडबैक है तो इसका आउटपुट को वापस से फीड कहाँ कर रहे होंगे, इसी नॉन इन्वर्टिंग पे ही कर रहे होंगे। यानी यहाँ पे जो आपका गेन निकल के आएगा, अब चूक सॉरी ये इन्वर्टिंग है ना यार, हम बार बार नाम उल्टा पुल्टा बोल दे रहे हैं, देख लीजिए। ये निगेटिव वाला टर्मिनल है, निगेटिव वाले पर जब भी बात करेंगे तो आप इन्वर्टिंग मानिएगा, है ना, अगर मुंह से कुछ और भी निकल गया तो इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका इनपुट हम कहाँ दे रहे हैं, इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं, और चूंकि ये निगेटिव फीडबैक है तो इसका आउटपुट को भी जब फीड करेंगे तो कहाँ देंगे, उसी निगेटिव वाले टर्मिनल पे देंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट अभी बताए थे कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, तो इसलिए इसका जो आउटपुट गेन का वैल्यू हो जाएगा, इसका आउटपुट गेन जो हो जाएगा माइनस आर एफ बटा आर आई हो जाएगा। ठीक है, माइनस आर एफ बटा आर आई। यहीं पे अगर आउटपुट आपको निकालना है तो इनपुट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आउटपुट निकल जाएगा। ये आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन देखते जाइएगा तो फिर कोई फायदा है नहीं। डेरिवेशन तो कहीं पूछेगा नहीं, डेरिवेशन में कहीं एक बीच वाला टर्म भी नहीं पूछ सकता है, इतना भी तो डीप में नहीं जा सकता है। मैक्सिमम पूछ सकता है अगर इस पे न्यूमेरिकल, तो दे देगा आर एफ का वैल्यू कि फीडबैक रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना है, इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना है। अगर ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसका बताइए कि गेन कितना होगा। सिंपल है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर न्यूमेरिकल पूछेगा भी तो। देखिए नेक्स्ट है वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर का मतलब क्या होता है, यूनिटी गेन एम्पलीफायर। वोल्टेज फॉलोवर का मतलब यूनिटी गेन एम्पलीफायर। अभी देखिए यहाँ पे गलती से हमसे ये वाला निगेटिव इधर बन गया था, तो हम क्या किए, फीडबैक को हम कहाँ प्रोवाइड कर दिए, इसी निगेटिव पे प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि निगेटिव फीडबैक है। यहाँ पे अभी निगेटिव फीडबैक पे क्या दे रहे हैं हम लोग, कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और इनपुट पे भी क्या दे रहे हैं, किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम बन जाएगा हमारा, वोल्टेज फॉलोअर की तरह वर्क करेगा। जो भी आप वोल्टेज दीजिएगा उसका यूनिटी गेन प्रोवाइड करने का काम करेगा, यूनिटी गेन प्रोवाइड करेगा आपके पास। ठीक है, और वही चीज है जहां पे भी फॉलोअर का बात आ गया, वोल्टेज फॉलोअर, करंट फॉलोअर, तो ये जो वोल्टेज फॉलोअर खास करके अगर बात आएगा तो ये जो हो जाएगा आपका इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। और वोल्टेज फॉलोअर ही जो है, यही वोल्टेज फॉलोअर जो है
वो हम लोग वो सेट बना रहे थे, तो उसमें हम लोग को पता चला था कि एज अ बफर भी काम करता है, बफर सर्किट भी काम करता है। जब हम लोग आपका कॉमन इमिटर कॉमन कलेक्टर वाला जो टर्म देख रहे थे, कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस वाला, तो इसमें जिसमें वोल्टेज फॉलोवर आ रहा था उसी में दे रहा था, मतलब जिसमें वोल्टेज का यूनिटी फीडबैक आ रहा था, यूनिटी गेन आ रहा था सॉरी, तो उसमें दे रहा था कि आपका वो बफर सर्किट की तरह काम करता है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह, कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या हो जाएगा कि आर एफ बटा आर आई, यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या है कि दोनों पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे हम, लेकिन जो फीडबैक होगा वो निगेटिव पे देंगे। तो फीडबैक निगेटिव पे दे रहे हैं, तो इसका जो गेन हो जाएगा टोटल, वो क्या हो जाएगा, आर एफ बटा आर आई हो जाएगा। लेकिन अगर आउटपुट निकालेंगे इसका, वी आउटपुट निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट जो निकलेगा वो दोनों इनपुट के डिफरेंस के बराबर निकलेगा। ठीक है, ये दोनों इनपुट का क्या निकल जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस निकल जाएगा। इसी तरह से इसको हम लोग समिंग एम्पलीफायर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका समिंग एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको हम क्या कर देते हैं, पूरा ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, और यहीं पे एक R1 की जगह पे एक R2 लगा देते, एक R3 लगा देते, इस तरीके से V1 V2 V3 करके दे देते वैल्यू, तो क्या कर देता है, ये आर एफ बटा आर इक्वेलेंट रेजिस्टेंस आर 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 हम मान लेते हैं। ठीक है, इसका इक्वेलेंट रेजिस्टेंस आर एफ बटा आर हो जाता, और यहाँ पे जो वैल्यू आता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाता है। मतलब एक समिंग एम्पलीफायर की तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे ये क्या शो करेगा, आउटपुट वोल्टेज जो शो करेगा वो जितना भी इनपुट वोल्टेज दे रहे होंगे उसका सम के बराबर शो कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। इंटीग्रेटर की तरह कब इस्तेमाल करेगा, तो इंटीग्रेटर की तरह इस्तेमाल क्या करेगा, बस ये सिर्फ एक कैपेसिटर के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेता है कि अगर आप यहाँ से देखें तो इसका वैल्यू जो है कैपेसिटर का, यहाँ जो वैल्यू है कैपेसिटर का, कैपेसिटर के थ्रू जो वोल्टेज होता है वो सी डीवी बाई डी होता है ना। इसका वैल्यू जो हम लोग ऐसे करके इंटीग्रेट करके निकालते हैं, 0 टू सी करके, जो 0 टू टी या सी जो भी है का टाइम पीरियड, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो इसी वैल्यू को इसी चीज का इस्तेमाल कर लेता है। खाली हमको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, हमको ध्यान देना है कि एज ए इंटीग्रेटर जब इस्तेमाल हो रहा होगा, जब हम लोग इसको एज ए इंटीग्रेटर इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो कैपेसिटर को आउटपुट के यहाँ पे एक तरह से कहिए कि आप पैरेलल तो नहीं कर सकते हैं, पर आप कहिए कि आउटपुट के इस तरीके से ऊपर में कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड कर रहे होंगे। और जब ये डिफरेंशिएटर की तरह इस्तेमाल हो रहा होगा, तो आप कह सकते हैं कि इनपुट के सीरीज में यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक कैपेसिटर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। अगर इनपुट के सीरीज में होगा तो आपका इनपुट के अगर सीरीज में होता है तो आपका काम करेगा एज अ डिफरेंशिएटर सर्किट। इसका आउटपुट जो हो जाए माइनस आर एफ सी डीवी बटा डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेटर का आउटपुट जो हो जाएगा 1 बटा आर इनपुट ये इंटू सी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इनपुट का इंटीग्रेशन। अभी यहाँ से जो हमको लग रहा है कि इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर से जो क्वेश्चन आ सकता है, अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इस निगेटिव फीडबैक वाले पोर्शन से कहीं से भी अगर क्वेश्चन अगर बनाने का कोशिश करेगा, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली यही वाला है, जिसमें आपका यहाँ कैपेसिटर का पोजीशन मैटर करता है कि कब ये सीरीज में होता है, और आप ऐसा कह सकते हैं कि कब इसके पैरेलल में होता है। हालांकि ये पूरी तरह से पैरेलल में नहीं है। ठीक है, आउटपुट के पैरेलल में कब होता है, हाँ पूरी बताइए। हाँ वही 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 ठीक है, सही बात है। अगर फीडबैक में कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आउटपुट जो है हमारा कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, इंटीग्रेटर सर्किट की तरह। अगर इनपुट के सीरीज में हम लोग कैपेसिटर लगा रहे हैं तो कैसा बिहेव करेगा, तो डिफरेंशिएटर की तरह।
यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ देता है कभी कभी, जो कि हम कहीं देखे हैं, कहीं तो देखे हैं, ये कहाँ देखे हमको याद नहीं है, पर हम खुद से देखे हैं, कोई वीडियो में नहीं बताया है, इसीलिए हम इस चीज को ऐड किया। हालांकि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये है आपका पूरा का पूरा सिग्नल एंड सिस्टम का पोर्शन। ठीक है, कि सिग्नल एंड सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई सिग्नल है तो इसका डिफरेंशिएटर का आउटपुट, डिफरेंशिएशन का आउटपुट कैसा सिग्नल होगा। तो बोलता है कि अगर कोई स्क्वायर वेव है और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करके अगर इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर वेव का जो डिफरेंशिएटर आउटपुट होगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आउटपुट होगा, वो आपका एक पल्स सिग्नल के फॉर्म में बदल जाता है ना। अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर वेव है तो इसका जो आपके पास डिफरेंशिएटेड वेव का जो आउटपुट होगा वो रेक्टेंगुलर में बदल जाएगा। सही। अगर आपके पास साइन वेव है तो कोसाइन में बदल जाएगा, ये तो कहने का जरूरत ही नहीं है। अगर कोई रैंप सिग्नल है, अगर कोई रैंप सिग्नल है तो ये स्टेप सिग्नल में बदल जाएगा। रैंप सिग्नल, स्टेप सिग्नल क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रैंप सिग्नल। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, अब यहीं पे आप इसको क्या कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अगर आप इनपुट यहाँ पे सिग्नल बोले हैं, यहाँ पे सिग्नल बोले हैं और यहाँ पे डिफरेंशिएटर आउटपुट बोले हैं, तो यहाँ पे आप सिग्नल बोल लीजिए, इसको अगर आप सिग्नल बोल लीजिए तो ये इंटीग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपके पास सिग्नल है, पल्स है, पल्स स्पाइक के फॉर्म में अगर सिग्नल है, तो इसका जो इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेट करने पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर वेव बन जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर वेव है तो ये आपका ट्रायंगुलर वेव बन जाएगा। अगर कोसाइन वेव है तो इसका इंटीग्रेटर सर्किट आपका साइन वेव बन जाएगा। और अगर स्टेप है तो ये क्या बन जाएगा, रैंप बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये चीज होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए दो टॉपिक और है, दो टॉपिक और दिया हुआ है इसमें। हमारा सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में दो टॉपिक दिया हुआ है। क्या इसमें, एक तो दिया हुआ है हमारे पास टाइमर। ठीक है, एक दिया हुआ है लिनियर आईसी में टाइमर, तो जिसका हम लोग बात कर चुके हैं आईसी 555 के बारे में। ठीक है, सुबह में, मतलब सॉरी आज सुबह में तो नहीं किए थे, कल शाम में किए थे हम लोग टाइमर का डिस्कशन। तो वो जो टाइमर का डिस्कशन वहां पे है, वो इस आईसी के लिए भी वैलिड है पूरी तरीके से। और कल हम लोग फ्लो फ्लो में पढ़ लिए थे रेगुलेटर वाला भी। यूपीएस के पहले हम लोग क्या पढ़े थे, वोल्टेज रेगुलेटर पढ़े थे। वोल्टेज रेगुलेटर जिसमें लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन, और उसमें आईसी वगैरह का बात किए थे, आईसी 78XX करके। आईसी एक बात किए थे 79XX करके। 79 जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू को प्रोवाइड करता है, 78 जो होता है पॉजिटिव वैल्यू को प्रोवाइड करता है। 6 तरह के अलग अलग वेरिएंट में मिलता है, +5 वोल्ट, +8 वोल्ट, ऐसे करके। +12 वोल्ट का हो गया, +15 वोल्ट हो गया, 18 वोल्ट हो गया और 24 वोल्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग देखे थे कि ये 78XX और 79XX। 78XX जो है वो पॉजिटिव वैल्यू शो करता था, मतलब कि वोल्टेज का जो रेगुलेशन कर रहा था, इनपुट पे पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करता था। वहीं पे 79XX वाला जो था, इनपुट पे निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा था। तो ये सब डिस्कशन हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में वहां पे कर चुके हैं। तो इसमें मात्र एक टॉपिक बच जाता है, फेज लूप लॉक, है ना। फेज लॉक्ड लूप भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फेज लॉक्ड लूप क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश कर लेते हैं कि क्या है। देखिए इसमें यही, अब फेज लॉक्ड लूप जो है, ये आपका एक तरीके से नॉन लीनियर सर्किट की तरह काम कर रहा है। यहीं पे एक देखिए एक और टर्म है, एक और टर्म है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। एक जो है ना, ये क्या होता है कि ये काम करता है एज ए कंपैरेटर की तरह। ये क्या काम करता है, कंपैरेटर की तरह। तो अगर मान के चलिए कि आप यहाँ पे सिंपल आउटपुट, इसका ये है, आप सिंपल आउटपुट ले रहे हैं यहाँ पे, और इसको एज ए कंपैरेटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो गया, बड़ा हो गया इन्वर्टिंग से, तो आपका आउटपुट जो हो जाएगा वो वीसीसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका इन
नॉन इन्वर्टिंग के बराबर हो गया तो प्लस वीसीसी हो जाएगा, सॉरी मतलब बड़ा होगा ये वाला वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो। और अगर इन्वर्टिंग वाला वैल्यू ऑफ वोल्टेज बड़ा हो जाएगा तो आपका आउटपुट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। यानी कि इसी चीज का हम लोग देखिए इस्तेमाल किए थे वहां पे, जब हम लोग टाइमर बना रहे थे। टाइमर यहाँ पे देने का पीछे रीजन क्या है कि हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल टाइमर सर्किट बनाने में करते हैं। तो टाइमर जब बना रहे थे तो इस तरीके से हम लोग देखे थे कि दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल किए थे, और इसका आउटपुट जो है हम लोग एक एसआर फ्लिप फ्लॉप पे दिए थे, और यहाँ से इसका आउटपुट स्टेज जुड़ा हुआ था। इसका वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग क्या दे रहे सकते थे, एक रिसेट सिग्नल दे रहे थे, और यहाँ से ये वाला सिग्नल जो था, यहाँ से ये डिस्चार्ज वाला सिग्नल था। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाए हुए थे, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाए हुए थे। यहाँ पे अगर आप इनपुट की बात करें तो यहाँ पे एक रजिस्टर 5 ओम का लगाए थे ऐसे, एक रजिस्टर यहाँ पे और एक रजिस्टर यहाँ पे। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या किए हुए थे, ये हमारा सिग्नल बना हुआ था। और ये दोनों जो सर्किट था हमारे पास, ये दोनों कॉम्परेटर सर्किट था। ये वाला क्या था, ये कॉम्परेटर सर्किट था। तो जब यहाँ पे वैल्यू इसका हाई हो रहा था तो ये क्या दे रहा था, हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा था। जब यहाँ पे सही ज्यादा हो रहा था तो लो वैल्यू शो कर रहा था। मतलब यहाँ से आउटपुट क्या दे रहा था, ये यहाँ पे इसको आउटपुट देना था चाहे तो हाई के फॉर्म में या लो के फॉर्म में, या तो पॉजिटिव पल्स देना था या फिर जीरो पल्स देना था। और पॉजिटिव पल्स या जीरो पॉजिटिव पल्स देता तो एस आर फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे एस और आर इनपुट होता है, तो एस और आर इनपुट पे यहाँ रिस्पेक्टिवली 0 या 1 मिल जाता। 1 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल जाता, 0 का मतलब निगेटिव वैल्यू मिल जाता। और इसी से आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा था, काम कर रहा था। और इसी सर्किट को हम एज अ टाइमर सर्किट की तरह इस्तेमाल कर लिया था वहां पे, है ना। इसका पूरा अगर वर्किंग प्रिंसिपल की भी हम लोग बात करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई नीड नहीं है अभी अभी के टाइम पे कि हम उसका वर्किंग में मतलब पूरा घुसे और पूरा देखें कि क्या है नहीं। बस यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि टाइमर को लीनियर आईसी सर्किट में प्रोवाइड करने का रीजन क्या है। तो वहां पे अगर पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि टाइमर में जो हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, तो हम लोग वहां पे उसको एज ए कंपेरेटर इस्तेमाल करते हैं कि बस वो वोल्टेज को कंपेयर करने का काम करता है, और कंपेयर करके वहां पे हमको क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। फेज लॉग लूप का बात करिए थोड़ा सा। फेज लॉग लूप क्या है? फेज लॉग लूप का कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जब ऑसिलेटर पढ़ रहे थे, तो ऑसिलेटर क्या है कि वेव फॉर्म जनरेट